हेलो एवरीवन। जनवरी के थर्ड और फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स में अब हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, नीचे की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पिछले लास्ट ईयर से मैं कवर कराते आ रहा हूँ आपको ये करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के एग्जाम के पहले जरूर पढ़ के चले जाना। तो अब यहाँ पर बात आ रही है गुजरात की। गुजरात में हम लोगों को एक फ्रूट याद रखना है जो खारिक होता है, खजूर वाला जो एक पैटर्न आपने देखा होगा। तो उसको अभी जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग कौन देता है ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो कच्छ रीजन में जो है कच्चे खारे, ये शब्दों को अच्छे से थोड़ा सा याद रखना। देखो पहली बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अब तो आप देख के आप आंसर लगा सकते हो आप लोग, लेकिन एक चीज़ है कि जब पहली बार हम लोग इस नाम को सुनते हैं तो एकदम क्लिक नहीं होता कि अच्छा ये हम वही खारिक के बारे में बात कर रहे हैं क्या, ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा एक स्टेज पूछा जा सकता है कि इसके एक हलाल स्टेज होता है, मतलब इन द सेंस कि अब ये वहाँ का एक आप ये कह सकते हो कि जब फ्रूट पकने की स्थिति में रहता है, मेच्योर स्टेज आ जाता है, एक्यूमुलेट सक्रोज वगैरह सब कुछ में जब हो जाता है, तो उसका रेड येलो कलर थोड़ा सा जब वो बदल जा रहा होता है, तो उसमें एक तरह से उसके एक फ़ीचर के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में ये कच्छ वही जगह है भारत का स्पेशली जहाँ पर आपको फ्रेश डेट्स वगैरह भी मिलते हैं। अब ये इनका जोग्राफिकल एस्पेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि इनको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, कौन सा वेदर चाहिए। तो एटलीस्ट अपने को पता रहे कि भाई ड्राई एरिडिटी इनको लगती है, ठीक है। और साथ में ये अनअकैडमी पर आप लोग जो है फ्लैट 50% ऑफ ले सकते हैं। सब कुछ जो है घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं आप लोग। ये ऑफर 8 फरवरी तक अवेलेबल है। सीधा 50% ऑफ कोड मेरा सबको पता है SGYT10 का आप इस्तेमाल करें। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर आप फाउंडेशन बैचेस या आने वाले जो भी बैचेस हैं या इंडिविजुअल एजुकेटर के सारे कोर्सेज सब कुछ एक्सेस आपके पास होता है। 7 फरवरी तक ये जो है नए बैच भी शुरू हो रहे हैं। हर विषय के लिए आपको एक टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। उसके बाद में आपको अलग से जो है इसमें कोई आपको ये कोर्सेज के अलग चार्जेस नहीं देने होते हैं। ये सब सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होता है समय समय पर, ठीक है। खैर, तो अब जो है बात करेंगे हम लोग अगला। एक बार अपने अभी रिसेंटली एक काऊ की ब्रीड देखी होगी, गोल्डन ब्रीड जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसे नॉर्मली पंगनूर बोल दिया जाता है आम भाषा में। बाकी पुंगनौर भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो ये करीब करीब जो है ये हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ड्वार्फ कैटल ब्रीड्स में से एक है, ठीक है। और ये पुंगनौर विलेज जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से संबंध रखता है ये नाम भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये मतलब एग्ज़ाम में अभी जब आप PYQ चेक करेंगे तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि नॉर्मली पूछा गया है कि ये ब्रीड किसकी है, बफेलो की, काऊ की। तो अलग अलग ब्रीड भी एग्ज़ाम में आती है। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की ब्रीड भी पूछ लेते हैं, वैराइटीज़। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अब भाई सीधी सी कहानी है कि शरीर छोटा है तो सारी चीज़ें भी छोटी लग रही हैं कि भाई कम खर्चा है, ठीक है। उसके बाद में पानी की रिक्वायरमेंट कम है, इको फ्रेंडली है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम ये कह सकते हैं। एक आपके लिए होमवर्क ये है कि कमेंट में आप बताना है कि ये ब्रीड का संशोधन किसने किया था, मतलब एक तरह से किसने सबसे पहले जो है, काफ़ी नाम बीच में फेमस भी हुआ था, आपको बताना है। फॉकलैंड आइलैंड आपको पता ही होगा। वर्ल्ड मैप में जाओगे आप, वर्ल्ड मैप में फॉकलैंड आइलैंड चर्चा में है भाई। इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है क्यों न्यूज़ में ये नहीं आएगा लेकिन कंटेंट जरूर काम आ जाएगा। तो ये अपना साउथ अमेरिका याद रखना। साउथ अमेरिका के पास में ये फॉकलैंड आइलैंड है। यहाँ एक मैगलन स्ट्रेट भी आप याद रख सकते हो। मैगलन स्ट्रेट जो कि चिली और अर्जेंटीना के बीच में आपको मिलेगा। चिली और अर्जेंटीना के बीच में मैगलन स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये भी आप पढ़ सकते हो। फॉकलैंड आइलैंड UK का है और ये अटलांटिक ओशन में। ये चीज़ भी अपने को याद रखना है। नासा की हमेशा जैसी एक स्टडी आती है, इस बार भी पढ़ लो वही बात, कि ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर पिघल रहे हैं। सो बहुत कुछ उनका जो ग्लेशियर है वो लॉस्ट हो चुका है। अब सीधी सी कहानी है कि बढ़ते क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों को लेकर, तो मैंने ये न्यूज़ आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप आंसर राइटिंग वगैरह करो, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बताओ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बताओ, तो आप एक इंडिविजुअल लेवल पर एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। दुनिया अंटार्कटिका लिख रही है, आर्कटिक लिख रही है, आप ग्रीनलैंड वगैरह का भी बता सकते हो कि रिसेंट स्टडी ये थी, कंपेरेटिवली एक्सेलरेटेड रेट से जो है सारी चीज़ें जो है पिघलने लगी हैं। और मतलब इस तरह से आप थोड़ा एग्जाम्पल वहाँ पर पुटअप कर सकते हो। इसके बाद में नौरो करके एक ये आइलैंड आपको याद रखना है। अब नौरो कहाँ मिलेगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि हमें जो है पैसिफिक ओशन में जाना है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, ये दिखाई दे रहा होगा इस रीजन में, यहाँ जाना है अपने को सबसे पहले। और इधर आपको ये दिखाई देगा ओशनिया के पास, मतलब पैसिफिक ओशन में नौरो रीजन। सो नौरो रीजन में अब ये नॉर्मली आप लोग एटलीस्ट इसका क्षेत्र याद रखना है कि भैया ये क्यों फेमस है। तो थोड़ा सा जो है ताइवान अथॉरिटीज़ के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेकअप किए हैं। अब वो चलता रहेगा इनका हमेशा कुछ ना कुछ, लेकिन अपने लिए थोड़ा आइलैंड रीजन काम का है। कहाँ पर है,
बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ बता देता हूँ कि टोंगा अक्सर न्यूज़ में बना रहता है साल भर। किरीबती याद रखना, तुवालू याद रख सकते हो, सोलोमन आइलैंड याद रख सकते हो, पलाऊ आइलैंड, मार्शल आइलैंड, पापुआ न्यू, साल में तुम्हें न्यूज़पेपर में ये मिल ही जाते हैं। तो इस इमेज हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार पढ़ लेना, या इतना ध्यान रख लेना कि भैया पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं। पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद में बाकी तो ठीक ठीक है, मतलब आसपास के जो अपने आइलैंड्स है वो मैंने बता ही दिए हैं, बट एटलीस्ट आपको याद रखना है कि वहाँ पर कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, बर्ड ड्रॉपिंग से वहाँ पर भी आपको फॉस्फेट वगैरह की मात्रा दिखाई देती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि अब भारत ने फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया भैया लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अर्जेंटीना में। अब हमारे पास एक संस्था है, आपको पता है, खनिज विदेश लिमिटेड, काबिल। ये गवर्नमेंट ओन एंटिटी है। ये जो है ये 2019 में बनी थी हालांकि, और इसका मेन काम यही है कि बाहर विदेशों में जाकर एक्सप्लोरेशन करना। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है अब ये मौका मिला है। अब इसमें क्या है कि अर्जेंटीना एक्चुअल में आपको याद होगा लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। लिथियम ट्रायंगल मतलब जब साउथ अमेरिका में जाते हो तो देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड अर्जेंटीना, देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड बोलीविया एंड देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड चिली। सो ABC। तो लिथियम ट्रायंगल मतलब इन 3 देशों के बीच में, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के बीच में कंपेरेटिवली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको लिथियम देखने को मिलता है। तो उसका हिस्सा है, वहाँ पर अपन को जो है एग्रीमेंट, ये मतलब वहाँ पर माइनिंग एक्सप्लोरेशन होगा। इसके अलावा सीधी सी कहानी, अभी फ़िलहाल हमें डिपेंडेंट है लिथियम में, तो हमें इस तरह से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। बाकी तो फिर जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मिला भी था, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज लागू किया गया है 150th एनिवर्सरी पे। अब मेरी बात ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस तरह के सवाल आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो ये चीज़ क्या है, अब देखो थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ो कि भाई फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विस मतलब जलवायु संबंधित सेवाएं से संबंधित है। अब क्लाइमेट सर्विसेज क्या हो सकती हैं? तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हो कि प्रिडिक्शन सर्विसेज बेहतर हो जाए, मॉनिटरिंग हो सके क्लाइमेट की, साइंस बेस्ड मॉडल्स हो सकें। तो कहने का मतलब ओवरऑल हम क्लाइमेट सर्विसेज में क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उससे होने वाले इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए ओवरऑल जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज है, पब्लिक हेल्थ एंड एनर्जी है, इन सब पर हम लोग इससे कम से कम जो है नज़र रख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी IMD की कहानी भी आप लोग याद रख सकते हैं, कब की शुरुआत है, और इसका एक तरह से आप कह सकते हो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये स्टेट PCS में क्वेश्चन आते रहते हैं। कांगेड़ वैली नेशनल पार्क में रिस्टोरेशन चलाया जा रहा है, मतलब कांगेड़ वैली कहाँ ये पता होना चाहिए, तो कांगेड़। सो काफ़ी वैलीज पढ़ते हैं, तो नेशनल पार्क आपको पता ही है। न्योरा वैली नहीं पूछ रहा हूँ, कांगेड़ वैली पूछ रहा हूँ। कांगेड़ वैली के लिए हमें छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा, और वहाँ पर आप कोलाबा रिवर वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और नेशनल पार्क में जो कांगेड़ वैली है, कांगेड़ एक्चुअल में नदी है, इससे वहाँ से नाम आया है। बाकी तो फिर ठीक है, मतलब आसपास की चीज़ें आपको पता है। तीरथगढ़ वाटरफॉल भी वहाँ पर उन क्षेत्रों में आप लोग को देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में डेवोस 2024, सबसे पहले तो आपको डेवोस बताना है कहाँ है ना, कमेंट में। बहुत प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ने हैं अपने को ऐसे। चलो, तो हिंट जो है आपका ये है कि अर्थ पे। वेरी गुड, वाह सर। तो इंडिया ने जो है सक्सेसफुली स्टैब्लिश किया हुआ है ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी। अब ये चीज़ क्या है सर? तो बहुत बेसिक चीज़ है कि एक अलायंस है ये, स्पेशली जेंडर इक्विटी इक्वालिटी के लिए। अब अलायंस है तो कोई देश के नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत तो। जी सर। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है डायरेक्ट? अब नाम ऐसा है ना कि एकदम से भारत ने करा, ये एकदम दिमाग में नहीं आएगा बोले, बट एक दो बार पढ़ के देखना तो समझ में आएगा कि भाई मेहनत तो करी है, जो मतलब इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, एटलीस्ट याद रखना है अपने को। कहाँ पर? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मीटिंग हुई थी डेवोस में, उसमें, ठीक है। अब इससे क्या होगा? तो ओवरऑल हम लोग नॉलेज शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन वेमेंस एजुकेशन, हेल्थ एंड एंटरप्राइज। अब देखो वेमेन एम्पावरमेंट, सोसाइटी को लेकर कुछ बढ़िया सा यदि क्वेश्चन आता है मेंस में तो आपको इसका एग्जांपल देना चाहिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ कम ऑन बोर्ड एज अ नेटवर्क पार्टनर एंड इन्वेस्ट इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशनल पार्टनर। तो ये थोड़ा सा इस बार चर्चा में रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी तो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने को काम याद रखना है, एक FAO के बारे में पढ़ सकते हो आप लोग। अब FAO के बारे में इसलिए पढ़ना है अपने को कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है
नॉर्मली आप इसका हेडक्वार्टर तो अक्सर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ अपने को याद रखना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन है, तो भैया इनको याद रखना, ये इसके अंतर्गत आता है। जी हाँ, बाकी तो रोम वोम आपको सब कुछ पता ही है ऑलरेडी। इसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करता है ये वर्ल्ड फॉरेस्ट के नाम से, ठीक है, वर्ल्ड फिशरीज, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, कमोडिटी मार्केट, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, ये कई बार ऐसे एक स्टेटमेंट यहाँ से आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो इस पेज पे थोड़ा सा आप लोग समय दें, महत्वपूर्ण है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है। उसके बाद में देखो ब्राज़ील से क्या है कि फिर से कुछ कैटल ब्रीड्स के लिए हमें सीमेंस को जो है लेकर आया गया है। अब दिक्कत यह है कि एक नाम हमें पता है कि भाई गाय का, आपने गिर नाम तो सुना ही होगा कि गिर गाय है ऐसे, लेकिन आपको याद रखना है कि एक कांकरेज करके भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा लोकल वर्ड में थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन आप स्पेलिंग भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो एटलीस्ट याद रखें। इसे हम वडाड वगैट भी कहते हैं, वधियार भी बोला जाता है। तो ये ओरिजिनेटेड है रण ऑफ कच्छ, गुजरात वाले क्षेत्रों में आपको ये गाय देखने को मिलती है। सो एटलीस्ट अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है। और कंपेरेटिवली जो है अब ये जो कंकरेज जो है, मतलब पहली बार यदि एग्ज़ाम में आएगा तो शायद अभी तो समझ नहीं आएगा कि भाई कहाँ जाना है, क्या है ये, बट एटलीस्ट दिमाग में रखना। दूसरी एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, इसकी जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है ब्राज़ील, ये अपने आप में काफ़ी, मतलब आप ये कह सकते हो कि शुरुआत में ही, मतलब कहाँ से आया है या इसका ओरिजिन जो है, जो एक्चुअल ब्रीड उसकी कहाँ है, तो वो अपने को याद रखना है। भारत में गुजरात साइड देख सकते हो आप। अब इसके बाद में अब जो है गिर ब्रीड के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो ये भी बड़े फेमस कैटल ब्रीड है, इसमें नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा। सो ये भी जो है अब इस समय ब्राज़ील, यूएसए, वेनेजुएला, मेक्सिको से भी जो है इंपोर्ट की जाती है। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में ब्राज़ील से ही क्यों, तो ब्राज़ील के पास भाई पहले से ही मतलब ओरिजिनल ब्रीड ऑफ गिर का उन्होंने अभी भी संभाल के रखी हुई है। सो इंडियन कैटल लाइक गिर एंड कांकरेज विच आर एक्सपोर्टेड सेंचुरीज बैक, मतलब बहुत पहले से, मतलब ब्राज़ील से ही जो है लेकर आए हैं। तो इस चीज़ को अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको एटलीस्ट इसमें यह चीज़ भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि ब्राज़ील और इंडिया के बीच में हम लोगों ने, मतलब इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशन जब आप डिस्कस करें तो उसमें आप एनिमल हस्बेंड्री वाले फैक्टर को भी बता सकते हैं, क्योंकि दोनों देश इस समय ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में फोकस कर रहे हैं। हालांकि भारत सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन ये एटलीस्ट याद रखें कि ब्राज़ील में भी ये आपको गिर काउस और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ओवरऑल अब देख रहे हो आप, इंडिया हैज़ इम्पोर्टेड, न्यूज़ यही कहानी थी कि मतलब हमें ब्राज़ील से हम लोग ये चीज़ें ले रहे हैं। तो एक रिलेशंस में दो देशों के बीच में इनसे इस तरह का भी एक रिलेशन है कि एनिमल हस्बेंड्री को भी बेहतर हम लोग करें, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग कोचीन पोर्ट वाले क्षेत्र में जो विलिंगडन आइलैंड है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की और स्थिति में है कि भाई उस पर और थोड़ा सा फोकस किया जाए। ब्यूटीफुल लोकेशन है तो उसको और बेहतर करें हम लोग टूरिज्म के पर्पस से, जैसा भी आप देखें। तो एक मैन मेड आइलैंड है ये, लॉर्ड विलिंगडन के नाम से आया था, ब्रिटिश वाइसरॉय थे ये। तो आप ये कह सकते हो कि कहाँ पर है, तो भाई केरला में है, ठीक है। कौन सा एरिया है, तो कोची वाला एरिया अपने को याद रखना है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ अपने को ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर एक लेक है, वो लेक आपको कमेंट में बताना है, और नहीं बताना तो ढूंढो और बुद्धि लगाओ। ये हम पहले भी वेटलैंड्स में पढ़ चुके हैं। वेटलैंड वाली जो मेरी शाम को क्लास होती है 7 बजे वाली जो क्लास थी ना, उसमें अपन ये कवर कर चुके हैं। खैर, अब ये स्लॉथ बियर भी न्यूज़ में थे, तो स्लॉथ बियर तो चलो ठीक है, भालू तो आप पढ़ लोगे, लेकिन मैंने बस आपको ये दो चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी और जेसोर स्लॉथ बियर सेंचुरी, ये एक कर्नाटक का है और एक गुजरात का है। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो आप, एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में आ सकता है। वल्नरेबल है ये, मतलब संवेदनशील स्थिति की है, इस चीज़ को याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ऊपर नीचे आज लगे तो ठीक है, थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य ऊपर नीचे है इसलिए, बाकी तो ठीक है। अब सोमालिया कोस्ट वाले रीजन में इंडिया की जो नेवी वॉरशिप
देखा होगा उन्होंने ईरान वेसल्स को जो है थोड़ा सा रेस्क्यू किया है। अब वो हाईजैक हो गई थी, तो अब उस रीजन में थोड़ा सा क्या है, आपको याद रखना है गल्फ ऑफ एडन वगैरह का रीजन जो है कहाँ पर क्या है, तो ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट यमन जिबूती को सेपरेट करता है। रेड सी और एडन सी कनेक्ट होते हैं। कल को कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोई व्यक्ति अरब सागर से सीधा जा रहा हो कहाँ पर, इधर मेडिटेरेनियन सी में, तो उसको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, तो एडन मिलेगा। एडन मतलब यहाँ पर अपने को बाब अल मंडेब स्ट्रेट मिलेगी, सुएज़ कैनाल, सुएज़ नहर जो होती है वो मिलेगी, सिनाई पेनिनसुला मिलेगा, तो आप वो चीज़ भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, चेनाब रिवर पर एक रतले, जी सर, रैटल रतले प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, तो चेनाब रिवर पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना अभी कम से कम आप याद रख सकते हो। और चेनाब रिवर के बारे में आपको पता है, चंद्रा और भागा नाम से मिल के बनती है हिमाचल प्रदेश में। जी सर, इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये। और फाइनली ये हिमाचल प्रदेश के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद, और फिर पंजाब में जाकर ही सतलज में कनेक्ट हो जा रही होती है। तो ये सब हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। बुर्किना फासो वाला रीजन जो है, माली, नाइजर, इन्होंने जो है थोड़ा सा ये अलग हो रहे हैं इकोवास से। अब ये इकोवास क्या है, तो इसलिए अपने को याद रखना है। अब इकोवास का मतलब होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट मतलब अफ्रीका का ये वेस्टर्न वाला पार्ट, इसका इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये। अब इसको हम सेडियोडो भी बोलते हैं, सेडियो, अब CDEAO इन फ्रेंच, बट खैर ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कब पढ़ेंगे आप, जब मेरे से अफ्रीका पढ़ लो एक बार आप वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप बाय सुदर्शन गुर्जर, बस तुम्हें सर्च करना है यूट्यूब पे या अनअकैडमी पर, आपको सब मिल जाएगा। उसमें आप एक बार पूरा अफ्रीका ढंग से पढ़ो, और फिर ये कंट्रीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, और आधी से ज़्यादा वैसे याद हो जाएंगी। सो बेनिन, केप वर्डे, कोटे डिविया, गम्बिया और घाना और गिनी बेसो, लिबेरिया, नाइजीरिया, सियरा, और उसके बाद में सेनेगल और टोगो, ये सब इधर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं से अलग होने में वो सस्पेंड वगैरह हुए, तो उसके चलते न्यूज़ में था, बट अपने लिए एग्जाम में आ सकता है। इसका हेडक्वार्टर आप स्टेट PCS के लिए याद रख सकते हो, अबूजा नाइजीरिया की कैपिटल है, उसमें मिलेगा। ठीक है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ है, तो आपको बिल्कुल डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीधा जाना है झारखंड में, डालमा हिल्स पूछा जा सकता है। डालमा हिल्स कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया। उसके बाद में तो थोड़े मिक्सड डेसिडियस पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे, तो क्विकली आप इसको पढ़ें। इसके बाद में एक फुटाला लेक भी है। अब फुटाला लेक जो है वो कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा, या तेलन खेड़ी लेक भी हम जिसे हम कह रहे हैं, महाराष्ट्र में, अपने को याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में अरुणाचल के एक बुगन कम्युनिटी रिजर्व है। बुगुन कम्युनिटी रिजर्व, अब कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, तो जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो उनके बीच की जगह है। बीच की जगह मतलब जैसे मान लो एक नेशनल पार्क यहाँ है, और फिर 200 किलोमीटर बाद दूसरा नेशनल पार्क है, तो अब भाई नेशनल पार्क में तो हम कंजर्वेशन कर ही लेते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि बाहर की चीज़ें सुरक्षित ना हो, तो ये बफर एरियाज़ जो होते हैं उसको या तो कम्युनिटी संभाल लेती है, या कंजर्वेशन रिजर्व में आ जाते हैं वो। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन तो करा है कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ये बफर एरिया के तरह एक्ट करते हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, कनेक्टर्स हैं एक तरह से आप कह सकते हो। जी सर, बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे 2002 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में किए गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये कंजर्वेशन करने का एक और तरीका है, जो कम्युनिटी वगैरह सब साथ में एक साथ रह के और उसको कर रही होती। तो अब बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। ठीक है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ओके सर। भैया स्नो लेपर्ड की न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी, नंबर्स कंपेरेटिवली बढ़ गए हैं। अब वो तो अच्छी चीज़ है। अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो हुआ, ये आप कह सकते हो कि 2019 से प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड स्नो लेपर्ड और प्रोग्राम अंडर ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ये GSLEP के तहत हुआ था। अब इस रिपोर्ट का ये कहना है कि टोटल 718 के आसपास लेपर्ड हमने देखे। सबसे ज़्यादा कहाँ है, लद्दाख में है। फिर भी अभी भी 70% इसका एरिया जो है जहाँ पर ये स्नो लेपर्ड मिलते हैं वो अनप्रोटेक्टेड है। तो उस पर जो है
हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लद्दाख को अपने को थोड़ा सा याद रखें कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, फिर उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर। मतलब ये एक सीक्वेंस अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। इसको एक बार चाहे तो लिख लो आप लोग। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद में स्नो लेपर्ड की जो स्थिति है उसमें ये काम की चीज़ है अपने लिए कि वो वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है 1972। इस चीज़ को याद रखें। ये भी पढ़ना है अपने को, स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन वाला जो इकोसिस्टम प्रोग्राम है, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, उसके तहत कितने देश आते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये देशों को अपने को अच्छे से याद रखना है कि एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है ये स्नो लेपर्ड और उसके यूनिक सिस्टम मतलब इकोसिस्टम को संभालने के लिए। तो ग्लोबल लेवल पर हम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब वहीं जहाँ मिल रहा है। उसके बाद में 2013-14 के आसपास ये न्यूज़ में रहा है, तब से शुरू हुआ है मतलब इस्टेब्लिश। तो ये एक बार इस स्लाइड को भी अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद में सोडा लेक्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंपेरेटिवली छोटे छोटे तालाब की तरह ही हैं ये। और छोटे छोटे तालाबों में जो एक्सेस एवोपरेशन के बाद जो सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसमें पीएच वैल्यू कंपेरेटिवली जिसका 9 से 11 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, हाइपर सलाइन लेक्स भी आप कह सकते हो। तो ऐसे भारत में भी आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली राजस्थान वाले रीजन में। तो कई बार सोडा लेक्स, घबराना मत, ये सोडा लेक्स मतलब सैलिनिटी को दिखाने वाले जो होते हैं वही वाले लेक्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत में भी हम लोग देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सोडा लेक्स एशिया में हमें स्पेशली इंडिया और चाइना में देखने को मिलते हैं। जैसे लेक वॉन हो गया, पेंगोंग सॉल्ट हो गया अपना, ये भारत का, ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो। वे लेक वॉन टर्की वाला ही बोल रहा हूँ मैं जो है। इसके बाद में सेनेगल का भी एक ऐसे पिंक लेक है जो कि याद रख सकते हो। सेनेगल अफ्रीका का देश है। यहाँ पे जो पिंक लेक है वो थोड़ा सा डिसअपियर में, नाम याद रखना रेतवा लेक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है रेतवा लेक कहाँ है या लेक रोज़ कहाँ है, तो पिंक लेक कहाँ है, तो ये याद रखना सेनेगल में, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पिंक क्यों है, तो वहाँ पर जो एल्गी होती है वो उसके कारण, मतलब एक तरह से जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया है, तो वो उनका रंग के कारण पानी भी आपको इस तरह का दिखाई देता है। सो इस चीज़ को जो है अपने को याद रखना है। डुनेलियाला सेलिना करके आप ये चीज़ याद रख सकते हो, जिसके पिगमेंट थोड़े से उस कलर की तरफ जा रहे होते हैं। अफ्रीका में मिलेगा ये। इसके बाद में एक एंशियंट सिस्टम है जो कि ड्राई एरियाज़ में यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कनत सिस्टम क्या है, तो कनत सिस्टम कोई गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं, कोई योजना नहीं है, एक वाटर सप्लाई सिस्टम है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस तरह का, जैसे कोई स्लोपी एरियाज़ है तो हम इस तरह के उसमें शाफ्ट से या एक बोरिंग कह सकते हो या होल कह सकते हो वो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम को और बेहतर कर सकें। बिल्कुल। तो एक तरह से ये एंशियंट वाटर सप्लाई सिस्टम है। इसमें हम लोग वाटर का जो सोर्स है या पानी को जो ट्रैप ही कर लेते हैं और सीधा जो है अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज को काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं, बट इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कन्नत ये वाटर सिस्टम्स है और मेंस आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर एक न्यूज़ थी, प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड। तो ये घाना और इंडोनेशिया में स्पेशली देखा जा रहा है। इसमें बेसिक सी कहानी यह है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ओवरऑल हमें कुछ नहीं है, कंजर्वेशन करना है, मतलब प्लास्टिक इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, पोल्यूशन को कम करना है। अब उसमें जो इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसके तहत वर्ल्ड बैंक को गारंटी वगैरह वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और उसके साथ जो है एक इनिशिएटिव है, इनडायरेक्टली हम कार्बन जो फुटप्रिंट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं इनडायरेक्टली। ओवरऑल पोल्यूशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा याद रखना है कि किसी भी चीज़ को बेहतर करने के इनिशिएटिव्स में से ये एक इनिशिएटिव है। सो प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड जो है कंट्री एटलीस्ट याद रख लेना। उसके बाद में जैसे जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसको एक वापस भी उतना खर्चा सरकार मतलब वर्ल्ड बैंक देगा। तो एक मोटिवेशन है, एक तरह से कह सकते हो, प्रमोट कर रहे हैं हम चीज़ों को कि आप कुछ ऐसा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाओ ताकि उसका आपको टेक बैक भी मैकेनिज्म हो कि भाई वापस आपको उस चीज़ का मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर चीज़ों को बेहतर करने का एक तरीका है। वेटलैंड्स 5 और बढ़ गए हैं सर। अब 5 वेटलैंड्स बढ़ गए मतलब आपको ये समझना है कि कौन कौन से बढ़ गए हैं। तो ये तो सबसे पहले मैं सीधे मैप में दिखा देता हूँ आपको
कि कर्नाटक में एक तो अपने को ये यहाँ पर आपको, हालांकि मैंने स्लाइड बनाई भी थी आप लोगों के लिए जो आपको दिख गई होगी। सो अंकसा मुद्रा करके वर्ल्ड कंजर्वेशन है, 3 कर्नाटक में बने बेसिकली, और एक अघना नाशिनी एक्सचुरी भी आपको देखने को मिलेगा, और एक मगडी केरे कंजर्वेशन, 3 कर्नाटक के हो गए, और 2 तमिलनाडु के लोंगवुक शोला रिजर्व है, और एक कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी है। तो ऐसे करके 5 और ऐड हुए, टोटल 80 हो गए हैं रामसार साइट्स, है ना। ये ऐड करना है अपने को, जिसमें ये अंक्षरा मुंद्रा जो है वो पेंटर स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड इबिस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये अच्छे से याद रखें, एक नियर थ्रेटेंड है और एक लीस्ट कंसर्न है। ये एग्ज़ाम में आते हैं, स्टॉर्क बर्ड होता है, इबिस भी बर्ड होता है, ये चीज़ आप याद रखें। इसके बाद में ये जो हम लोग नॉर्मली कह रहे हैं अघनाशिनी जो सेंचुरी है, इसको भी आप लोग याद रखें कि ये जो स्पेशली अघनाशिनी नाम जो है वो अघनाशिनी रिवर से आया है, अरेबियन सी की तरफ जा रही है। तो एक चीज़ आप, तो एक रिवर भी आप लोग इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन रिवर का भी आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ अपने को इसमें जो बर्ड्स हैं मगडी केरे में, वो ये वाले हैं, ओरिएंटल डार्टर, ये नाम याद रखना, पक्षी का है, पक्षी का नाम है, ठीक है। और स्टॉर्क भी बर्ड होता है, टर्न भी बर्ड होता है, वल्नरेबल स्पीशीज़ है, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ टेक योर टाइम, समय लो, अच्छे से पढ़ो। इसके बाद में फिर कुछ बर्ड्स और हैं, जैसे बार हेडेड गूस, कॉमन पुकार्ड, ये मिलेगा, ये भी वल्नरेबल है, इसको भी अच्छे से अपने को पढ़ना है। ये सब आपको जो है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु वाले हैं, और लोंगवुक शोला उन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। शोला मतलब यहाँ फॉरेस्ट एरिया से भी रिलेटेड है, जो हम नीलगिरी हिल्स के आसपास पढ़ रहे होते हैं। सो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थ्रश भी एक बर्ड होता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जो शब्द दे के लोग पूछ लेते हैं। सो ये PDF आपको मैं दे दूंगा, अपलोड नीचे मिल जाएगा, तो आप उससे डाउनलोड करके और आराम से कंटेंट पढ़ लीजिएगा। बाकी मैप में मैंने बता दिया। और एग्ज़ाम के पहले रामसार साइट का जो अपना होता ही है, क्वेश्चन वगैरह मैं कराते ही हूँ, या प्रीलिम्स से रिलेटेड अपन जब प्रैक्टिस करेंगे पोल्स में अनअकैडमी पर, तो ये क्लास ज्वाइन कर लेना, तो और ये याद भी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में अनअकैडमी पर ये जो डिस्काउंट शुरू हुआ है भैया, फरवरी 8 तक है, सीधा 50% ऑफ लो ऑफ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ो, सारी चीज़ें आपको घर बैठे जो है मिलेगी, और टॉप एजुकेटर हर विषय के लिए अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स, PPTs, टेस्ट सीरीज़, एवेल्यूएशन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस है लाइव और रिकॉर्डेड सेशन का, ठीक है। अलग से कोई पे नहीं करना है, कोड मेरा सबको पता है, SGYT10। और नए बैच जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 7 फरवरी से हो रहे हैं, तो उसके पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद अब अपन फरवरी का आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।